नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जो क्लास 12th में है जिसका नाम है पृष्ठ रसायन और इंग्लिश में इसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही सरल यूनिट है और एक बात मैं और बता दूं बच्चों, इतना इजी यूनिट केमिस्ट्री में बच्चों और दूसरी कोई नहीं है। आप इस यूनिट में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लोगों को यह यूनिट अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो। बहुत ही सरल यूनिट है। मैं अपने प्रत्येक लेक्चर में बहुत ही सरल तरीके से इसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री है क्या, चलिए बात करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक ये बॉक्स बना रखा है। पॉइंट टू पॉइंट बात को समझना, मन लगा करके मेरी इस लेक्चर को देखना। जितना अधिक फ्री माइंड हो करके आप लोग लेक्चर को देखेंगे आपको उतना अधिक समझ में आएगा। और एक बात और बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि एक बार ठान लीजिए कि मुझे यह लेक्चर कंप्लीट देखना है तो एनी हाउ कैसे भी हमको लेक्चर कंप्लीट देखना है। जब आप लोग लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे तभी मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जानकारी आप लोग सही से प्रयोग कर पाएंगे। मैंने बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो बॉक्स का ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं, चाहे इधर से देखें अथवा इधर से, चाहे यहाँ से अथवा यहाँ से, ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं बच्चों, इसको सतह बोलते हैं। ये कोई बात आपके लिए नई नहीं है, लेकिन मैं चूँकि सरफेस केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ इसीलिए मुझको यह बताना अनिवार्य है। सतह को हम लोग कहते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस बोलते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ऊपरी हिस्सा तो सतह कहलाता है, लेकिन यह जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं, यह अंदर का हिस्सा बच्चों स्थूल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थूल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बल्क कहते हैं, BULK। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है। मान लीजिए जो बॉक्स है यह स्पंज है। स्पंज आप इसको मान लीजिएगा। इस स्पंज की मैंने बताया ये जो ऊपरी हिस्सा यह सतह कहलाता है, जिसको हम लोग सरफेस कहते हैं। और ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हम लोग स्थूल कहते हैं या इंग्लिश में बल्क कहते हैं। तो बच्चों यह जो अपनी सरफेस केमिस्ट्री है यह किससे संबंधित है? यह बच्चों केवल सरफेस से संबंधित है। अर्थात रसायन विज्ञान की इस ब्रांच में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे बच्चों? हम लोग सतह पर होने वाली अभिक्रिया का, सतह पर होने वाली प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गई बात? अपने को किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ के अंदर की बात नहीं करनी, स्थूल की बात नहीं करनी। हमको किसकी बात करनी है? केवल और केवल सतह की बात करनी है। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में यहाँ तक जानकारी मिल गई होगी। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब बच्चों बात आती है कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो आप देखिएगा मैंने आपके सामने
सरफेस केमिस्ट्री की डिफिनीशन को लिख रखा है। चूँकि मैंने बताया कि पदार्थ की सतह से संबंधित घटनाओं का हम लोग इस शाखा में अध्ययन करते हैं, तो उसी को लेकर के मैंने डिफिनीशन यहाँ पर लिखी है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसकी सहायता से सतह से संबंधित, सतह वो ठोस की भी हो सकती है, गैस की भी हो सकती है और द्रव की भी हो सकती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसकी सहायता से सतह से संबंधित प्रक्रियाओं, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं। आई होप अब आपको सरफेस केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है या सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो एक बार फिर से हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसकी सहायता से सतह से संबंधित प्रक्रियाओं, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। इसी डिफिनीशन को इंग्लिश में हम लोग अपनी कॉपी पर किस तरह से लिखेंगे, मैं इंग्लिश में इसी डिफिनीशन को लिख करके आपके सामने रखता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने अब इंग्लिश में डिफिनीशन को यूज किया है। इंग्लिश में डिफिनीशन क्या है, मेरे साथ साथ एक बार रिकॉल करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखा, इन विच, जिसकी सहायता से या जिसमें, वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, ऑल द प्रोसेस, सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, एंड फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, घटना बोलते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल द प्रोसेस एंड फिनोमिनॉन रिलेटेड विद सरफेस ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की सरफेस से रिलेटेड, पदार्थ की सतह से संबंधित प्रक्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन हम लोग रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन कहते हैं। आई होप आपको पृष्ठ रसायन अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बच्चों इस यूनिट का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जो पहला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ बच्चों बहुत ही सरल है। वह टॉपिक क्या है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। वह टॉपिक है अधिशोषण व अवशोषण। क्या टॉपिक है बच्चों, वह टॉपिक है अधिशोषण व अवशोषण। मैं यहाँ पर वेरी इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाने वाला यह टॉपिक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पर जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ वह टॉपिक कौन सा है, अधिशोषण और अवशोषण। क्लियर है? चलिए मैं आपके सामने एक एक बात को स्पष्ट करता हूँ और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने सारी बातों को रखता हूँ। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं बच्चों। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आपको बच्चों किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी टॉपिक का आंसर देते समय। देखिए मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया और इस चित्र के माध्यम से मैं दोनों को बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रखूँगा। यह जो अधिशोषण देख रहे हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में एडजॉर्प्शन कहते हैं। बहुत ध्यान देना भैया जो मैं बात करने वाला हूँ। अधिशोषण को इंग्लिश में बच्चों एडजॉर्प्शन बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। और अवशोषण को इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। केवल अंतर किसका है, डी का और बी का अंतर है। अधिशोषण को एडजॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक बात बता दूं बच्चों, समझिएगा। मैंने यहाँ पर एक पदार्थ को बनाया है, एक आकार दिया है, ये गोलाकार आकार है।
आप इसको पदार्थ की किसी भी अवस्था से माप लें, चाहे आप इसको द्रव माने, चाहे आप इसको गैस माने, चाहे आप इसको ठोस का कण माने। क्लियर है? इसमें भी आप जानते हैं जो अंदर का भाग है, मैं चूँकि आपको पहले ही परिचित करा चुका हूँ। अंदर का भाग मेरे बच्चों स्थूल है और ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अंदर का भाग क्या कहलाएगा, सतह कहलाएगा। क्लियर? मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर ऐसी प्रक्रिया संपन्न हो जहां पर किसी भी प्रकार के कण या किसी भी प्रकार कुछ भी हो सकता है बच्चों, XYZ, वह केवल सतह तक ही संबंधित रहे। कहाँ तक संबंधित रहे बच्चों? केवल सतह तक ही संबंधित रहे। जैसे मैं आपके सामने बच्चों इस मार्कर को रखता हूँ, आपके सामने इस मार्कर को आप देखिएगा, मैं इस मार्कर का जो यूज है वो इस बोर्ड को साफ करने में करता हूँ। क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि इस डस्टर की जो ऊपरी सतह आप देख रहे हैं, इस पर मार्कर की जो स्याही है बच्चों वह पूरी तरीके से जम चुकी है। लेकिन अगर बच्चों मैं इसके अंदर का हिस्सा देखूं, इस मार्कर को इसके जो आप स्पंज देख रहे हैं, अगर स्पंज का मैं थोड़ा सा हिस्सा हटा करके दिखाऊं, तब बच्चों आपको दिखेगा कि ये जो स्याही है वह केवल ऊपर के लिए लगी है, इसके नीचे की ओर स्याही नहीं लगी होगी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। फिर एक बार सुनिएगा, मैंने आपके सामने डस्टर रखा है, डस्टर के ऊपर आप देख रहे हैं स्पंज लगी हुई है। मैं इस स्पंज से बच्चों इसको रफ करता हूँ। इसकी जो स्याही है मार्कर की बच्चों, उसने इसके ऊपर कालिख बना ली है। यानी जो स्याही के जो कण हैं, जो स्याही है वो बच्चों इस मार्कर यानी इसकी जो स्याही है वो केवल इसकी ऊपरी सतह पर जुड़ गई है, इसकी ऊपरी सतह पर चिपक गई है। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा पार्ट हटा दूं तो बच्चों आप देखेंगे कि जो स्याही है वह इसके अंदर वाले भाग में नहीं होगी। अर्थात जब कण केवल वस्तु की, केवल पदार्थ की ऊपरी सतह पर चिपक जाते हैं, कहाँ पर चिपक जाते हैं बच्चों? पॉइंट समझना। जब किसी भी प्रकार के कण किसी भी वस्तु की ऊपरी सतह पर चिपक जाते हैं, स्थूल में प्रवेश नहीं करते, अंदर प्रवेश नहीं करते, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है अधिशोषण। क्लियर हो गई? आप चित्र को देखिएगा, चित्र से समझिएगा। कोई स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं है जिसको अभी तक अधिशोषण समझ में ना आया हो। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, तभी और आसानी से बात स्पष्ट हो जाएगी। आप एक काम करिए, आप एक पात्र में स्याही को भर लीजिए। आपने क्या किया? एक पात्र में स्याही को भर लिया। मैं मान लेता हूँ आपने नीली स्याही ली है। कैसी स्याही ली है? नीली स्याही ली है। और जब इस नीली स्याही में आप एक चाक को डुबोएंगे, किसको डुबोएंगे बच्चों? चाक को डुबोएंगे। तो जब आप चाक डुबो देंगे तो बच्चों यह चाक कैसी हो जाएगी? आप बताएंगे सर चाक ये नीली हो जाएगी। क्लियर है? चाक कैसी हो जाएगी? अगर आप चाक को नीली स्याही में डुबोते हैं, चाक नीली हो जाएगी, क्योंकि ये जो नीले रंग की स्याही है ये केवल इस चाक की ऊपरी सतह पर चिपक जाती है, जिससे यह चाक नीली हो जाती। क्लियर है? अगर आप उस चाक को 2 टुकड़ों में तोड़ दें, कितने टुकड़ों में बच्चों? इसी चाक को 2 टुकड़ों में अगर आप तोड़ दें तो आप देखेंगे कि जो उसके अंदर का हिस्सा है बच्चों वह सफ़ेद होगा। कैसा होगा? सफ़ेद होगा। क्यों सफ़ेद होगा? क्योंकि यह जो स्याही है इसने केवल चाक की ऊपरी सतह पर बच्चों यह चाक या जो स्याही है इसने केवल चाक की ऊपरी सतह पर अपना प्रभाव डाला है। स्याही केवल चाक की ऊपरी सतह पर चिपकती है और जब केवल सतह पर अभिक्रिया होती है तो उसको हम लोग अधिशोषण कहते हैं।
क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम लोग अवशोषण की। अवशोषण में हम लोग क्या करेंगे, चलिए अवशोषण को हम लोग अब पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर फिर एक चित्र बना करके अवशोषण को समझाता हूँ। ये क्या चीज़ है, सतह, और ये क्या चीज़ है, स्थूल। अब बच्चों हम लोग अवशोषण पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर देखिए कण केवल सतह पर जुड़े हुए थे, सतह से संबंधित थे, स्थूल में नहीं आए अधिशोषण। लेकिन कण अगर स्थूल में प्रवेश कर जाएं, कहाँ प्रवेश कर जाएं, स्थूल में प्रवेश कर जाएं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं एक एक करके आपके सामने बात को रखता हूँ। अभी इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे आप स्पंज ले लीजिए और उस स्पंज को आप पानी में डाल दीजिए। जब आप स्पंज को पानी में डाल देंगे तो आप देखेंगे यह स्पंज इस पानी को पूरी तरह से सोख लेगा। क्या करेगा बच्चों, सोख लेगा। यानी स्पंज के ऊपर ना केवल पानी होगा बल्कि स्पंज के अंदर भी क्या होगा, पानी होगा। तो अंदर अगर पानी पहुंच गया मतलब स्थूल में अगर कण पहुंच जाते हैं तो वह प्रक्रिया आपकी अवशोषण कहलाती है। मैंने आपको अधिशोषण और अवशोषण के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल स्पष्ट कर दी ताकि आप पहचान सकें कि अधिशोषण और अवशोषण क्या है। एक और छोटी बात, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बहुत अधिक कोहरा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है। आप जा रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है। जब कोहरा आपके ऊपर गिरता है, आपके ऊपर कोहरा गिरता है, कोहरे की बूंद गिरती हैं, तब बच्चों वो आपको भिगो देती हैं। कौन सी प्रक्रिया होगी, अधिशोषण या अवशोषण? सोच करके बताना, कमेंट्स बॉक्स में बच्चों आंसर भी देना। फिर एक बार, कोहरा, आप जा रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है, कोहरे ने आपको भिगो दिया, भीग गए आप। जब आप भीग जाएंगे तो प्रक्रिया कौन सी होगी, अधिशोषण या अवशोषण? मैं आपको यहीं पर आंसर दे रहा हूँ, आप भी बच्चों मुझे कमेंट्स करके बताना। जब आप भीग जाते हैं तो वह पानी की जो बूंदें हैं क्या आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं? नहीं करती। जब बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करती तब बच्चों मैं कह सकता हूँ कि स्थूल में पानी के कण नहीं जाते। कहाँ रहते हैं, केवल बॉडी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। तो कोहरे के द्वारा भीग जाना क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। क्लियर। अब आपको एक गिलास पानी दिया जाता है, आपने उस पानी को साहब पी लिया। ये कौन सी प्रक्रिया है, पानी आपके अंदर पहुंच गया, और पानी जब अंदर पहुंच जाएगा मतलब स्थूल में पानी के कण जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। क्लियर। आप नहाने जा रहे हैं, नहाते समय आप पानी का यूज करते हैं, पानी आपकी ऊपर की सतह पर रहता है, क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। अब आप लोग अधिशोषण और अवशोषण को पहचान गए होंगे। चलिए मैं आपके लिए कुछ अन्य बातें स्पष्ट करता हूँ। अब बच्चों मैंने आपके सामने दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ाने की बात की है। मैं अधिशोषण को अलग रिप्रेजेंट करूँगा और अवशोषण को मैं अलग रिप्रेजेंट करूँगा। हालांकि आपके सामने मैंने दोनों पॉइंट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट कर दिया है। अधिशोषण को स्टार्ट करते हैं। अधिशोषण को इंग्लिश में मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम फिर बना रखा है। सतह से होने वाली अभिक्रिया अधिशोषण कहलाती है और स्थूल पर होने वाली अभिक्रिया अवशोषण कहलाती है। अब आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। सतह पर जो अभिक्रिया होती है
जो प्रक्रिया होती है उसको बच्चों सतही प्रक्रिया कहते हैं। सतह पर होने वाली प्रक्रिया सतही प्रक्रिया कहलाती है और स्थूल पर होने वाली अभिक्रिया या प्रक्रिया स्थूलित प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थूलित प्रक्रिया कहलाती है। अभी एक प्रश्न जो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि अधिशोषण उसके बाद प्रक्रिया है। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अधिशोषण चूंकि सतह पर होता है तो अधिशोषण कैसी प्रक्रिया होगी बच्चों? सतही प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया होगी? सतही प्रक्रिया होगी। और अवशोषण चूंकि स्थूल पर होता है तो अवशोषण कैसी प्रक्रिया है? स्थूलित प्रक्रिया है। क्लियर हो गई बात? तो पहला पॉइंट यहीं पर बच्चों क्लियर हो गया कि अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों यहाँ सतह पर अभिक्रिया होती है, सतह पर कण जमा होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने अधिशोषण की परिभाषा लिख रखी है। क्या परिभाषा लिख रखी है? जरा पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। अणुक स्पीशीज। अणुक स्पीशीज का मतलब जाति होता है। बायोलॉजी में हम लोग स्पीशीज को जाति बोलते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक की मात्रा हम लोग कह सकते हैं या विभिन्न प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। स्पीशीज का मतलब जातियाँ, अर्थात ठोस हो सकता है, गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है, इसलिए स्पीशीज शब्द हम लोगों ने यूज किया है। अणु ठोस के भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं या बच्चों द्रव के भी हो सकते हैं। देखिएगा, अब ये अणु जिसके भी होंगे, अणुक स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा, स्थूल का मतलब अंदर की अपेक्षा, सतह पर संचित हो जाना। देखिए बच्चों, यही मैं बात बता रहा था आपको कि अणुक स्पीशीज का यानी किसी भी अणु का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा, स्थूल होगा तो अवशोषण हो जाएगा, स्थूल की अपेक्षा सतह पर जमा हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? अधिशोषण कहलाता है। क्लियर हो गई बच्चों परिभाषा? एक पॉइंट और बच्चों, मैं आपके सामने एक पॉइंट और रखता हूँ, उसको समझिएगा और फिर बच्चों उसका आंसर दीजिएगा। ये 2 पॉइंट लिखे मैंने आपके सामने, आप देखिएगा। लिखा है वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है। मैंने आपके सामने फिर एग्जाम्पल दिया है डस्टर का। इस डस्टर में 2 पॉइंट निकलेंगे। वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है। क्लियर? और दूसरी बात, ये जो संचित हुआ, जो स्याही संचित हुई है, यह जिसके पृष्ठ पर संचित होता है। यानी इस स्याही का और इस डस्टर का कुछ ना कुछ वैज्ञानिक नाम होगा। क्या नाम होगा मैं बताता हूँ। यह जो स्याही जमा हुई है, वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है। क्लियर है? यह स्याही यही तो जमा हुई है बच्चों। तो यह स्याही क्या कहलाती है? मैं यहाँ पर नाम लिखे देता हूँ, अधिशोष्य कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अधिशोष्य कहलाती है। वह पदार्थ जो पृष्ठ पर जमा होता है या संचित होता है बच्चों, उसको अधिशोष्य कहते हैं। फिर बात आती है कि जिसके पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जिसके पृष्ठ पर जमा होता है, यानी यह स्याही जो जमा हुई है वह तो अधिशोष्य कहलाएगी, लेकिन ये जमा कहाँ हुई है? इस डस्टर पर जमा हुई है। तो यह डस्टर क्या कहलाएगा? यह डस्टर बच्चों कहलाएगा अधिशोषक। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिशोषक। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिशोषक कहलाएगा। तो वह पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है उसको अधिशोष्य कहते हैं, और जिसके पृष्ठ पर संचित होता है उसको अधिशोषक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों, मैंने आपके सामने एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, अधिशोषण होता क्या है।
मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पॉइंट, अधिशोषण के अलावा जो दूसरा पॉइंट कौन सा था, अवशोषण, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते थे, मैं अपने अगले लेक्चर में उसको भी कंप्लीट करूँगा। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर यह अच्छा लगा हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं नए से नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ आपके सामने पब्लिश करता रहूं। मैं अपना ये लेक्चर यहीं पर रोकता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।